यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में हम बात करेंगे। ब्रह्मांड और सौरमंडल। ब्रह्मांड और सौरमंडल। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं? ब्रह्मांड। तो यहाँ पर है मैं जुड़ा हुआ है इसलिए ब्रह्मांड बन रहा है। ब्रह्मांड आकार में इतना बड़ा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड में सूक्ष्म कणों से लेकर बड़ी बड़ी यहाँ पर मंदाकिनियां सम्मिलित हैं। किसी को पता नहीं है कि ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है, परंतु खगोल विद्वानों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में औसत 100 अरब तारे हैं। इसके प्रसरणशील ब्रह्मांड की बात करते हैं, यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इसकी हम बात करते हैं। प्रसरणशील ब्रह्मांड। तो प्रसरणशील ब्रह्मांड की बात करें, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में मंदाकिनियों का वितरण प्रत्येक दिशा में लगभग समान दूरी पर है और इसी कारण किसी पर्यवेक्षक को किसी भी मंदाकिनी से ब्रह्मांड की रचना समरूप दिखाई देती है। फिर हम बात करते हैं मंदाकिनी क्या होता है। मंदाकिनी जैसे गैलेक्सी जो हम बोलते हैं, मंदाकिनी यानी गैलेक्सी जिसको बोला जाता है। सितारों का एक विशाल समूह को हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं, यानी गैलेक्सी कहते हैं। सबसे छोटी मंदाकिनी में लगभग 1 लाख सितारे होते हैं, परंतु सबसे बड़ी मंदाकिनी में अगर बात करें हम 3000 अरब के सितारे होते हैं। ब्रह्मांड की रचना में मंदाकिनियां हैं बिल्डिंग ब्लॉक का स्थान रखती हैं, अर्थात ब्रह्मांड में की रचना मंदाकिनियों से होती है। ब्रह्मांड की मंदाकिनियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होती हैं व्यवस्थित मंदाकिनियां जो कि रेगुलर होती हैं, रेगुलर गैलेक्सी। एक होती हैं अव्यवस्थित मंदाकिनियां यानी कि इर्रेगुलर गैलेक्सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यवस्थित जो होती हैं गैलेक्सीज वो किस प्रकार की होती हैं। व्यवस्थित गैलेक्सी, व्यवस्थित मंदाकिनियां, मंदाकिनियां यानी कि जो व्यवस्थित गैलेक्सीज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। व्यवस्थित मंदाकिनियां किसकी आकार की होती हैं? डिस्क अथवा दीर्घवृत्तीय होती हैं। इनमें नए सितारे पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें जो डिस्क शेप किस तरीके से होती है, जैसे जो व्यवस्थित मंदाकिनियां हैं इस तरीके से डिस्क होगी, हम कह सकते हैं इस तरीके से ले लेंगे। और फिर इस तरीके से यहाँ पर ये मंदाकिनियां हैं इस तरीके से व्यवस्थित टाइप में होगी, वो कहलाती है हमारी डिस्क शेप मंदाकिनियां। और ऐसे भी हो सकती है मंदाकिनी, जैसे कि हमारा क्या है, ये एक तरीके से मंदाकिनी का रूप हो जाएगा और इसके चारों तरफ भी इस तरीके से फैल जाएगी मंदाकिनी, यानी इस तरीके से लंबी लंबी इस तरीके से फैल जाएगी। तो 2 तरह की से मंदाकिनियां होती हैं, ये कहलाती है हमारी व्यवस्थित मंदाकिनी। एक होती हैं अव्यवस्थित मंदाकिनियां। अव्यवस्थित मंदाकिनियां किस तरीके से होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। अव्यवस्थित मंदाकिनियां, अव्यवस्थित मंदाकिनियां हम देखें, मंदाकिनियां तो अव्यवस्थित मंदाकिनियां कैसी होती हैं? अव्यवस्थित मंदाकिनियां हैं सितारे बहुत पुराने होते हैं, यानी इनमें नए सितारे नहीं पाए जाते हैं अव्यवस्थित मंदाकिनियों में। और अव्यवस्थित मंदाकिनियां किस तरीके से होंगी? जैसे इलेप्टिकल अगर हम बात करें, इलेप्टिकल इस तरीके से होती है, दूर दूर सितारे होते हैं, कहीं पर सितारा हो गया तो ये हो जाएंगी हमारी इलेप्टिकल मंदाकिनियां। इस तरीके सितारे कहीं भी पाए जाते हैं, इलेप्टिकल। और कुछ होती हैं हमारी
इलेप्टिकल मंदाकिनी होती है, लेकिन उसको एक गुच्छा टाइप में होता है। जैसे इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर हमारी मंदाकिनियाँ बहुत सारी पाई जाएंगी। यहाँ बहुत सारे सितारे यहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत पुराने सितारे यहाँ पाए जाते हैं। तो ये होती है हमारी अव्यवस्थित मंदाकिनियाँ। तो जैसे हम बात करें कि व्यवस्थित मंदाकिनियों का जो आकार है वो क्या होता है, स्फेरिकल हो सकता है, यानी कि पेचदार और सर्पिल हो सकता है, या दीर्घवृत्तीय भी हो सकता है। जैसे हम बात करें सर्पिली मंदाकिनियाँ क्या होती हैं और दीर्घ मंदाकिनियाँ क्या होती हैं। जैसे सर्पिली मंदाकिनियों की बात करें हम, सर्पिली मंदाकिनियाँ किस तरीके से हमें दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे सर्पिली मंदाकिनी। जैसे बात करते हैं हम, सर्पिली मंदाकिनियाँ होती हैं। सर्पिली मंदाकिनियाँ किस तरीके से दिखाई देती है। सर्पिली मंदाकिनियाँ, तो सर्पिली मंदाकिनियाँ क्या होंगी, आकाशगंगा एवं विशाल जो एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा क्या है, सर्पिली मंदाकिनियों के उत्तम उदाहरण है। इनके मध्य भाग में सितारों का जमावड़ा अधिक होता है। अगर इनके मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग में सितारे अधिक होते हैं। तो जैसे यहाँ पर सर्पिली मंदाकिनियाँ किस तरीके से होंगी, जैसे बीच में बहुत सारे सितारे होंगे, इस तरीके से गुच्छा टाइप में होगा, और फिर आगे आसपास के सितारे होते हैं इस तरीके से। या फिर हम बोल सकते हैं इस तरीके से बहुत सारे सितारे होंगे और फिर आसपास सितारे होंगे। तो ये कहलाती है हमारी सर्पिली मंदाकिनियाँ। इनका ही कुछ एक एग्जाम्पल होता है, जैसे गुच्छा टाइप में होता है। सर्पिली मंदाकिनियों में वक्राकार भुजाएं होती हैं और लगभग 25% मंदाकिनियों में वक्राकार भुजाएं होती हैं। सर्पिली मंदाकिनियों में यहाँ पर अंतरतारीय गैस पर्याप्त मात्रा में होती है। अंतरतारीय क्या होता है, इंटरसेक्टर, यानी तारों के अंदर जो गैस है वो पर्याप्त मात्रा में होती है, जिससे नए सितारों की उत्पत्ति यहाँ पर होती है। और सर्पिली मंदाकिनियों की परिक्रमा के दौरान इनकी भुजाओं में नए चमकीले सितारों का जन्म होता है। अगर ये क्या करती हैं, परिक्रमा करती हैं, तो इनकी भुजाओं पर क्या है, नए तारे बनते रहते हैं। फिर होती हैं दीर्घ वृत्ताकार मंदाकिनियाँ। दीर्घ वृत्ताकार मंदाकिनियाँ किस तरीके की होती है, दीर्घ वृत्ताकार मंदाकिनियाँ। तो दीर्घ वृत्ताकार मंदाकिनियों की बात करें, अधिकतर मंदाकिनियाँ हैं दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। सामान्यतः इनका आकार सर्पिली मंदाकिनियों की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है सर्पिली मंदाकिनियों की तुलना में। और इनका आकार सममिति या फिर गोलाकार होता है, यानी कि या तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, सममिति, या फिर गोलाकार होगा। इसमें कुछ का आकार इतना छोटा होता है कि उनका बोना की संख्या यहाँ पर दी जाती है। सबसे बड़ी दीर्घवृत्ताकार मंदाकिनी का जो व्यास है वो है 2 लाख प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ी का है यहाँ पर 2 लाख प्रकाश वर्ष, उसका क्या है, व्यास है यहाँ पर। और ब्रह्मांड में बड़ी और अधिक चमकने वाली मंदाकिनियाँ दीर्घ वृत्ताकार होती हैं और लगभग 2/3 यानी कि 86% मंदाकिनियाँ हैं यहाँ पर दीर्घ वृत्तीय होती हैं। अब हम बात करें यहाँ पर अव्यवस्थित मंदाकिनियों की, ये तो हमारी होगी सर्पिली मंदाकिनियाँ और दीर्घ वृत्ताकार मंदाकिनियाँ किसकी, व्यवस्थित मंदाकिनियों के एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करेंगे अव्यवस्थित मंदाकिनियों की। अव्यवस्थित मंदाकिनियों में हम देखते हैं अव्यवस्थित मंदाकिनी, अव्यवस्थित मंदाकिनियाँ। तो अव्यवस्थित मंदाकिनियों की बात करें, कुल मंदाकिनियों का लगभग 10% अव्यवस्थित मंदाकिनियाँ हैं। इनके सितारे बहुत पुराने होते हैं, कुछ में नए और पुराने सितारों का मिश्रण होता है।
हमारी आकाशगंगा एवं अन्य सर्पीली मंदाकिनियों में पुराने सितारों के मध्य में नए एवं अधिक चमकने वाले सितारे इनकी भुजाओं में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अव्यवस्थित मंदाकिनियाँ किस तरीके से होती हैं? अव्यवस्थित मंदाकिनियाँ जैसे कि यहाँ पर ये मंदाकिनी होगी, इसके चारों तरफ जो तारे पाए जाएंगे अव्यवस्थित तारे भुजाओं पर पाए जाते हैं। जैसे ये मंदाकिनी होगी हमारी, और इसके भुजाओं पर यानी इधर की साइड ये तारे पाए जाएंगे, वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारी आकाशगंगा की। हमारी आकाशगंगा में क्या है? हमारी आकाशगंगा आकाश गंगा यानी हमारी जो गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे भी बोलते हैं हम, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति एक चपटी डिस्क के समान है। इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर है और केंद्र में इसका व्यास है 10,000 के बराबर है, जबकि डिस्क के छोरों पर इसकी मोटाई 500 प्रकाश वर्षों से लेकर 2000 प्रकाश वर्षों के बराबर है। आकाशगंगा सितारों एवं धूल से भरी हुई है। इसकी सितारों में यानी इसकी भुजाओं में जुड़वा सितारे पाए जाते हैं। अभी तक शुद्ध रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से कितनी दूरी पर है, परंतु इसका परंपरागत रूप से 33,000 प्रकाश वर्ष के बराबर माना जाता है। आकाशगंगा की तुलना में हमारा सौरमंडल बहुत छोटा है, जो केवल 12 प्रकाश वर्ष या फिर 13 अरब किलोमीटर के बराबर है। पूरी आकाशगंगा है वो अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रही है और इसके केंद्रीय भाग के सितारे बाहरी भाग के सितारों की तुलना में तीव्र गति से परिक्रमण करते हैं। हमारा सूर्य है आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 22 करोड़ वर्ष में लगाता है। तो हमारा सूर्य जो चक्कर लगाता है आकाशगंगा का कितने टाइम में लगाता है? 22 करोड़ वर्ष में सूर्य हमारा आकाशगंगा का एक चक्कर लगा पाता है। तो आकाशगंगा का अगर हम देखें कि किस तरीके से एग्जाम्पल हो सकता है, किस तरीके से इसका डायग्राम हो सकता है, तो यहाँ पर आकाशगंगा का जो व्यास है सेंट्रल में, जैसे इस तरीके से आकाशगंगा बना देते हैं हम, ये हमारी आकाशगंगा का एग्जाम्पल हम बना दें। जैसे इस तरीके से आकाशगंगा है हमारी, अब इसमें ये जो डिस्टेंस है यानी व्यास है सेंटर में, वो कितना है? सेंटर का व्यास अगर हम बात करें तो वो यहाँ से यहाँ तक का व्यास हो गया 1 लाख लाइट ईयर। 1 लाख हम कह सकते हैं इस तरीके से, 1 लाख लाइट ईयर है यानी प्रकाश वर्ष। और अगर इधर से इधर हम बात करें, इधर से इधर भी जाते हैं हम, तो यहाँ पर भी कितना है? 10,000 लाइट ईयर है यानी केंद्र में 10,000 है लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। अब इसमें जो अगर हम बात करें, जैसे सूर्य हमारा कहाँ पर है? जैसे यहाँ पर सूर्य है, इस तरीके से बहुत सारे तारे सितारे हैं यहाँ पर होंगे, आर्म्स होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर सितारे हैं इस तरीके से। अब सूर्य मान लो हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इस सूर्य है, ये क्या है? एक चक्कर लगाने का 22 करोड़ वर्ष ले लेता है। इसको बाहर वाले पार्ट को हम कहते हैं हेलो, और यहाँ पर ये जो भुजाएं हैं यहाँ पर ये कहलाएंगे आर्म्स, यानी कि बाहर वाला सिरा आर्म्स कहलाएगा। और जो इसका सेंटर पॉइंट है वो हम कह सकते हैं, जैसे क्लस्टर है यहाँ पर, ये ग्लोबुलर क्लस्टर हो जाएंगे। तो सूर्य हमारा कितना टाइम लगाएगा? 22 करोड़ वर्ष इसके चक्कर लगाने में लगाएगा। अब बात करते हैं हम किसकी? निबुला की बात करते हैं। निबुला क्या होता है? जैसे ये तो हो गया हमारा प्रकाश वर्ष। अब बात करेंगे निबुलिका, निबुला जिसे निहारिका भी हम कहते हैं, तो निहारिका की हम बात करेंगे। जैसे निहारिका, मंदाकिनियों में पाए जाने वाले धूल के बादलों को हम क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। यदि निहारिकाओं के बादल की गैस उज्ज्वलित हो जाए
तो निहारिका क्या करने लगती है, चमकने लगती है। तो जैसे निहारिकाओं की कंस्ट्रक्शन कैसी दी जाएगी, निहारिका हमारी इस तरीके से बनी होती है, धूल के बादल हैं इस तरीके से अंदर बने होते हैं, उनमें धूल यहाँ पर जमी रहती है, और ये हमारे क्या होंगे, धूल के कण होंगे, यानी इसके अंदर निहारिकाओं में धूल के बादल पाए जाते हैं, और जब भी इनमें गैस चमकेगी तो ये चमकने लगते हैं। अब निहारिकाओं के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर श्वेत जो वामन होते हैं, यानी व्हाइट ड्राफ्ट जिनको बोलते हैं, श्वेत वामन। तो यहाँ पर हम देखेंगे श्वेत वामन क्या होते हैं। श्वेत वामन की बात करें, सफेद रंग के यहाँ पर डवार्फ सितारों का घनत्व सामान्यतः पार्थिव ग्रहों की तुलना में अधिक होता है। इनका आकार बहुत छोटा होता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि श्वेत वामन सितारे किसी समय में सामान्य सितारों की भांति थे। धीरे धीरे इनके नाभिक ईंधन का क्या हुआ, कमी हुई, और इनका आकार घटकर छोटा हो गया। यद्यपि कुछ श्वेत वामन तारे हमारी पृथ्वी के आकार के हैं, परंतु उनका घनत्व हमारे सूर्य के समान है। जल की तुलना में इनका घनत्व 10 लाख गुना माना जाता है। इनके एक चम्मच भर पदार्थ का वजन कई टन के बराबर होता है। पदार्थ का इतना अधिक घनत्व तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन अपना स्थान बदल करके नाभिक के निकट आ जाएं। ऐसे पदार्थों को हम विकृत पदार्थ यानी कि डीजनरेटेड मैटर कहते हैं, विकृत पदार्थ कहते हैं। यदि कोई सितारा श्वेत वामन का रूप धारण कर ले तो उसकी ऊर्जा और ऊष्मा समाप्त हो जाती है, जिसके कारण वह ठंडा हो जाता है और धुंधला पड़ जाता है। उसकी अंतिम अवस्था एक कृष्ण वामन की हो जाती है, यानी श्वेत वामन से वो क्या बन जाएगा, एक कृष्ण वामन हो जाता है, ब्लैक ड्रॉप्ट बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक वामन या कृष्ण वामन हो जाती है। और यहाँ पर ब्लैक होल अथवा न्यूट्रॉन सितारे बोलते हैं। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारे क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। कृष्ण छिद्र अथवा न्यूट्रॉन सितारे, इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र अथवा न्यूट्रॉन सितारे। न्यूट्रॉन सितारे। जैसे हम बात करें कि छोटे आकार के श्वेत वामन तारे का घनत्व अधिक होता है और बड़े आकार के श्वेत वामन का घनत्व कम होता है। यदि हमारी पृथ्वी कृष्ण छिद्र के रूप में नष्ट हो जाए, यानी कि ब्लैक होल के रूप में क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, तो इसके व्यास का आकार घट करके एक फुटबॉल मैदान की लंबाई के समान रह जाएगा। फिर बात करते हैं हम सौर मंडल की। जैसे अब तक तो बात की हमने किसकी, ब्रह्मांड की। अब बात करेंगे हम सौर मंडल की। सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल की बात करें, सूर्य के परिवार को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह होता है। एक छोटा ग्रह जिसे हम ड्राफ्ट प्लैनेट भी कहते हैं, प्लूटो है, और बहुत से चंद्रमा और अनगिनत ग्रहिकाएं यहाँ पर होती हैं, यानी बहुत से सैटेलाइट होते हैं, बहुत से एस्ट्रॉयड यहाँ पर होते हैं, यानी कि बहुत से यहाँ पर क्या होते हैं, अनगिनत ग्रहिकाएं होती हैं, उल्काएं होती हैं, धूमकेतु आदि यहाँ पर सम्मिलित होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी पर ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से आता है। सूर्य और इसके परिवार के सदस्य यहाँ पर हम देख सकते हैं। सूर्य और परिवार के सदस्य क्या क्या हैं, जैसे हम बात करें, जैसे हमारा ये है सूर्य, यहाँ पर हम बना देते हैं, ये हमारा हो गया सूर्य, यानी कि सन है। अब इसमें जो ग्रह है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए क्या है, प्लूटो है। प्लूटो के बाद में आ गया यहाँ पर इससे बड़ा थोड़ा आकार में नेपच्यून। नेपच्यून फिर यहाँ पर इससे यूरेनस, और यूरेनस के बाद में आएगा, और शनि ग्रह इस तरीके से होगा, यानी आकार में बड़ा होगा इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ उल्काएं भी हो सकती हैं इस तरीके से, तो वो होगा सैचुर्न।
जैसे ये हो गया हमारा सैचुर्न, और कितने ग्रह हैं हमारे पास में? 8 हैं। 9 ग्रह हैं टोटल, तो 4 ग्रह और बच रहे हैं हमारे पास में। तो मार्स छोटा सा है आपसे, ये हमारी क्या है, अंतरिक्ष के सौरमंडल के ग्रह हैं जो सूर्य के परिवार में आते हैं। तो सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे तरीके से हुई उसकी बात करें। उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि अंतरिक्ष में अव्यवस्थित विशाल बादल में गुरुत्वाकर्षण के नष्ट होने के कारण क्या हुआ, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। सूर्य से दूर जाते हुए ग्रहों की संरचना और घनत्व में भिन्नता इस तथ्य को सिद्ध करती है। उदाहरण के लिए जो ग्रह सूर्य के निकट हैं वे चट्टानों और धातुओं से बने हुए हैं और जो ऊंचे तापमान पर बने थे। इसके विपरीत सूर्य से अधिक दूरी पर पाए जाने वाले ग्रहों की उत्पत्ति ऐसे धातुओं से हुई है जो कम अथवा निम्न तापमान पर ठोस होते हैं। अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई, जिसके संबंध में कहा जाता है कि भारी बिग बैंग यानी कि बिग बैंग यहाँ पर धमाका हुआ, बड़ा धमाका हुआ, और इस धमाके के स्वरूप में भौतिक पदार्थों ने बिखर करके यहाँ पर मंदाकिनियां, सितारे और ग्रहों का रूप यहाँ पर धारण कर लिया। वैज्ञानिकों का विचार है कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति आकाशगंगा की भुजा में हुई थी। आकाशगंगा की इस भुजा में एक हल्का ठंडी गैस का बादल था। आकाशगंगा यानी मिल्की वे की बात करें कि आकाशगंगा की भुजा में एक हल्का ठंडी गैस का बादल था और इस बादल की मुख्य गैसों में हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और लोहे इत्यादि थे। यह बादल धीरे धीरे चक्कर लगाने लगा और तत्पश्चात उस बादल में गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का यहाँ पर पतन आरंभ हो गया और उसमें गैस के घूमते हुए चक्र उत्पन्न हुए, यानी कि गैस के घूमते हुए डिस्क यहाँ पर उत्पन्न हुए, जिनके आंतरिक भाग का तापमान अत्यधिक था और गैस के यह डिस्क धीरे धीरे ठंडा होकर के सौरमंडल का रूप धारण कर गए। बात करते हैं हम सूर्य की कि सूर्य के अंदर क्या होता है। तो सौरमंडल में हम बात करेंगे सूर्य की। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की। सूर्य का व्यास है वो है यानी 13,92,000 किलोमीटर व्यास है सूर्य का। कितना? 13,92,000 किलोमीटर क्या है सूर्य का ये व्यास है। और अगर इसकी मास की बात करें यानी इसके वजन की बात करें तो इसका मास है 1990 मिलियन 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 टन। इसका वजन जो है वो मिलियन मिलियन और है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उत्पत्ति आकाशगंगा की भुजा में पाए जाने वाले धूल के बादल में गुरुत्वाकर्षण बल के पतन के कारण हुई है। सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान जब लगभग यहाँ पर कितना था, सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान जब लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तब नाभिक संलयन की प्रक्रिया यहाँ पर आरंभ हुई, यानी कि न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया आरंभ हुई, अर्थात हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हुआ और जिससे सूर्य से निरंतर ऊष्मा और प्रकाश की लपटें उत्सर्जित होती रही हैं। फिर बात करते हैं हम प्रकाश मंडल की। प्रकाश मंडल जैसे सूर्य की अधिक चमकीली बाहरी परत को हम प्रकाश मंडल कहते हैं।
सूर्य के इस भाग में 300 किलोमीटर की गहराई तक गैस जलती रहती है और प्रकाश मंडल का तापमान जो है लगभग हम कह सकते हैं कि 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 6,000 डिग्री केल्विन है। फिर हम बात करते हैं वर्णमंडल की। प्रकाश मंडल के बाद में आता है वर्णमंडल। वर्णमंडल क्या है? तो सूर्य की परत पर कुछ धब्बे उत्पन्न होते हैं जिन्हें सूर्य कलंक कहते हैं। आसपास के तापमान में लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस ये कम होता है। आसपास के तापमान से ये जो कलंक हैं, जो सूर्य के धब्बे कहलाते हैं, सन पॉइंट जिनको कहते हैं, आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इनके अंदर अंतर होता है, यानी तापमान का अंतर होता है। सूर्य कलंक की जो औसत आयु है चंद दिनों से लेकर कुछ महीने तक होती है। प्रत्येक सूर्य कलंक के मध्य भाग को यहाँ पर प्राच्छाया कहते हैं और प्रकाशित भाग को उपछाया कहते हैं। एक सूर्य कलंकी चक्र 11 वर्ष का होता है और एक सूर्य कलंकी चक्र में सूर्य कलंकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। कहा जाता है कि जब सूर्य कलंकी उत्पन्न नहीं होते तो सूर्य का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। सूर्य कलंकी की कम और अथवा अधिक संख्या का पृथ्वी की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं हम ग्रह की। इसकी बात करते हैं ग्रह। तो सौरमंडल में हम बात करेंगे अब ग्रह। ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा लेती है और उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। ग्रहों के निम्न दो वर्गों में यहाँ पर विभाजित किया जाता है। अगर ग्रहों की बात करें तो जैसे आंतरिक ग्रह और बाहरीय ग्रह। अगर आंतरिक ग्रह की बात करें तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आ जाते हैं और बाहरीय ग्रह की बात करें तो बाहरीय ग्रह में कौन कौन से आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह में आ जाते हैं हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र जो होता है, जो नहीं 7 दिन होते हैं हमारे पास में। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। बृहस्पति भगवान का क्या है? 12 है। इसका मतलब भगवान को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो बृहस्पति की जगह ले ली हमने पृथ्वी और बाकी ये 4 चीजें हो गई। तो ये हो गए हमारे आंतरिक ग्रह। अब बाहरी ग्रह की बात करें, बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं? तो बाहरी ग्रह आ जाते हैं हमारे पास में बृहस्पति, वरुण। अरुण और वरुण सात तो हमारे दिन होते हैं, एक पृथ्वी होगी एक बृहस्पति होगी, इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 8। तो पृथ्वी को बृहस्पति को हमने ले लिया है, लिया। तो सातों दिन में शनि रविवार सोमवार को हम मान लेते हैं अरुण वरुण। फिर मंगल, बुध और बृहस्पति और शुक्र यहाँ पर चले जाते हैं आंतरिक ग्रह के अंदर। बृहस्पति की जगह यहाँ पर हमने मान लिया पृथ्वी और यहाँ पर नीचे वाले में आ जाएगा बाहरी ग्रह में बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। यानी कि शनिवार रविवार सोमवार यहाँ पर आ गए और मंगल की जगह यहाँ पर। अब आंतरिक ग्रह में सबसे पहले बात करते हैं हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह में क्या बताया गया है? जैसे बुध ग्रह है, इसका वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह इसको बोला जाता है। इसका जो व्यास है वो है 4000, यानी इसका डायमीटर है। और हम बात करें इसकी राशि, 330 मिलियन 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 टन इसका क्या है? मास है। तापमान की बात करें, इसका न्यूनतम तापमान जो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जाता है और मेगावाट 470
27 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से दूरी की अगर बात करें और हम बात करें यहाँ पर दिन की अवधि की बात करें, तो दिन की जो अवधि है किस पर, बुध ग्रह है, 58.65 दिनों के बराबर इसकी दिन की अवधि मानी गई है। और ऊपरी सतह की घनत्व की बात करें, तो ऊपरी सतह का जो घनत्व है यहाँ पर 1 kg इक्वल टू, यानी यहाँ का 1 kg 8 kg है। बुध ग्रह चंद्रमा के समान है, जिस पर बहुत से प्रसुप्त ज्वालामुखी और उनके क्रेटर यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम शुक्र की। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, जैसे शुक्र ग्रह की बात करते हैं, शुक्र ग्रह को हम सुंदरता की देवी भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। और इसका जो व्यास है, शुक्र ग्रह का व्यास 12,102 किलोमीटर के आसपास है। और इसके वजन की बात करें तो इसका वजन है 7,000 मिलियन 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 टन। और इसके तापमान की अगर बात करें, इसका तापमान कितना है, इसका अधिकतम तापमान अब तक उपलब्ध नहीं है। और सूर्य से अगर इसकी दूरी की बात करें, सूर्य से दूरी यानी कि सन से डिस्टेंस इसकी बात करें, तो 108 यहाँ पर मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। और अगर दिन की अवधि की बात करें, पृथ्वी के जो दिन हैं उनके लगभग 243.01 दिन के बराबर इसका एक दिन होता है शुक्र पर। और ऊपरी सतह के घनत्व की बात करें, तो ऊपरी सतह का घनत्व यहाँ पर 1 kg इक्वल टू है, यानी शुक्र वीनस को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी मानते हैं। क्यों मानते हैं जुड़वा ग्रह? क्योंकि परंतु दोनों ग्रह में बहुत सी असमानताएं हैं। जुड़वा ग्रह मानते हैं शुक्र को हम पृथ्वी का, फिर भी यहाँ पर दोनों ग्रहों में बहुत सारी क्या है, असमानता है, समानता ही नहीं है। जैसे शुक्र ग्रह पर ऊंचे ऊंचे पठार हैं, अनेक ज्वालामुखी हैं, बुलंददार पर्वतमालाएं हैं, समतल लावे के मैदान हैं। शुक्र ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड युक्त, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड युक्त वायुमंडल से यहाँ पर लिपटा हुआ है। इसमें दो बड़े भूभाग महाद्वीपों के समान है, जिनकी ऊंचाई कई किलोमीटर है। इसलिए कहा जाता है कि शुक्र ग्रह का धरातल हमारी पृथ्वी के समान है। फिर बात करते हैं हम पृथ्वी की। किसकी बात करते हैं? पृथ्वी की। पृथ्वी का जो व्यास है वो है 12,752 किलोमीटर। तो पृथ्वी का व्यास है वो है 12,752 किलोमीटर। अगर इसके मास की बात करें, यानी कि वजन की बात करें, इनका वजन, तो वजन है 5,776 मिलियन मिलियन टन। और इसके तापमान की बात करें तो पृथ्वी पर तापमान चला जाता है। सूर्य से दूरी की अगर बात करें, तो दूरी है सूर्य से यहाँ पर 150 मिलियन किलोमीटर यहाँ पर सूर्य से दूरी है। और दिन की अवधि की बात करें, तो दिन की अवधि है पृथ्वी पर 23.92 घंटे यहाँ पर दिन की अवधि है। वर्ष की अवधि जो है यहाँ पर, यानी ईयर, वर्ष की अवधि है यहाँ पर 365.25, ये पृथ्वी के दिन है। इसलिए 4 साल में क्या होती है, 0.25 जुड़कर 366 दिन, यानी 4 साल में एक लीप वर्ष आती है। धरातलीय घनत्व की बात करें, 1 किलो केजी है यहाँ पर मेजर करते हैं। पृथ्वी क्या है, एक गेंद के समान है, परंतु पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण इसका विषुवत रेखीय भाग कुछ उभरा हुआ है और ध्रुवीय भाग कुछ यहाँ पर चपटा है। पृथ्वी इसी कारण एक
जियोइड आकृति यहाँ पर बनाती है, क्योंकि इसका विषुवत भाग है वो उभरा हुआ है और ध्रुवीय भाग है वो चपटा है। हम हमारी जो पृथ्वी है अन्य पार्थिव ग्रह जैसे कि बुध है, शुक्र है, मंगल है उससे भिन्न है। केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। इसकी सूर्य से दूरी और आकार के कारण इस पर वायुमंडल की उत्पत्ति संभव हो सकी है। इस पर ठोस, द्रव तथा गैस पाई जाती है। पृथ्वी पर जल है और जिसके कारण जीवन यहाँ पर संभव हो सका है। फिर बात करें हम पृथ्वी का वायुमंडल। तो पृथ्वी का वायुमंडल हम देखेंगे कैसा है पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी की उत्पत्ति यानी पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी के धरातल पर लगातार ज्वालामुखियों के उद्गार हो रहे थे और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली लावा और राख, धुआं और वाष्प से वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार बादल बने, वर्षा हुई, पृथ्वी के निचले भागों में जल एकत्रित होकर के सागर का रूप धारण करता गया और पृथ्वी के तापमान में स्थिरता आई और धरती पर जीवन की उत्पत्ति आरंभ हुई। कार्बन डाइऑक्साइड जीवन दान देने वाली ऑक्सीजन में बदलने लगी। पृथ्वी के लगभग 367 वर्ग किलोमीटर पर सागर फैला हुआ है, जो मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का दुगना और चंद्रमा के क्षेत्रफल का नौगुना है। पृथ्वी के धरातल का सबसे निचला भाग है प्रशांत महासागर है, जिसका मैरियाना गर्त कहते हैं हम। और मैरियाना गर्त की जो गहराई है वो 10,920 मीटर है। यदि माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाल दिया जाए तब भी जल की गहराई लगभग 2 किलोमीटर होगी। मंगल की बात करें, मंगल लाल ग्रह या युद्ध का देवता भी कहते हैं मंगल ग्रह को। इसकी बात करते हैं हम। लाल ग्रह भी कहते हैं, युद्ध का देवता भी कहते हैं। इसका जो व्यास है मंगल ग्रह का व्यास वो है 6,786 और यहाँ पर इसका जो मास है वो है मिलियन 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 टन। तापमान की बात करें, मंगल ग्रह का जो तापमान है वो यहाँ पर -137 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक ताप जाता है। और सूर्य से दूरी की बात करें तो सूर्य से दूरी मंगल ग्रह की कितनी है, 228 मिलियन किलोमीटर यहाँ पर सूर्य से इसकी दूरी है, मिलियन किलोमीटर। दिन की अवधि की बात करें और पृथ्वी के वर्ष की बात करें तो पृथ्वी के जो 118 ऊपरी सतह का घनत्व अगर बात करें, ऊपरी सतह का घनत्व यहाँ पर 1 kg इक्वल टू 0.38 किसका था, हमारे बुध का था। वही तापमान इसका यानी घनत्व है ऊपरी सतह का वो मंगल का है। पृथ्वी एक गेंद के समान है और हम मंगल ग्रह की बात कर रहे थे। मंगल ग्रह पृथ्वी तथा शुक्र से छोटा है, परंतु इसमें बहुत सी विचित्र भू आकृतियां पाई जाती हैं। तो कौन सी भू आकृतियां हैं जो विचित्र पाई जाती हैं? इस पर बहुत बड़े आकार के ज्वालामुखी हैं, जिनमें एक ज्वालामुखी की ऊंचाई 28 किलोमीटर से अधिक है। एक बहुत बड़ी यहाँ पर कैनियन पूरे गोलार्ध पर फैली हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 4,000 किलोमीटर है और इस ग्रह पर जल अपवाह एवं बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। बहुत सी भू आकृतियाँ पवन द्वारा निर्मित प्रतीत होती हैं। इनके ध्रुवीय भाग में हिम एवं धूल के निक्षेपों की संभावनाएं पाई जाती हैं। फिर हम बात करेंगे अब बाह्य ग्रहों की। ये तो हो गए हमारे आंतरिक ग्रह। अब हम बात करेंगे बाह्य ग्रह की। बाहर के ग्रह हैं, तो बाहरी ग्रह बात पढ़ते हैं। ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण और प्लूटो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये सभी ग्रह हल्के पदार्थ के बने होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन मुक्त हैं। बाह्य ग्रह चट्टानों के द्वारा निर्मित नहीं हैं, बल्कि हिम के ये बने हुए हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति, इसको देवताओं का ग्रह हम कहते हैं।
बृहस्पति, इसका जो व्यास है बृहस्पति का व्यास वो है कितना, 1,42,984 किलोमीटर इसका व्यास है। अगर इसके वजन की बात करें, 1 करोड़ वजन है, मिलियन 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 टन। तापमान की अगर बात करें, बृहस्पति का तापमान है वो है -150 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान अभी हमें पता नहीं है। सूर्य से दूरी की अगर बात करें तो सूर्य से दूरी इसकी है 778 मिलियन किलोमीटर। और दिन की अवधि की अगर ऊपरी सतह के घनत्व की बात करें तो ऊपरी सतह का घनत्व है यहाँ पर सूर्य बृहस्पति का 1 kg इक्वल टू है। तो बृहस्पति का अधिकतर भाग है गैस एवं तरल पदार्थों का बना है और इसका कोई भी पदार्थ है ठोस का नहीं बना हुआ है, परंतु इसके चंद्रमा ठोस पदार्थों के बने हुए हैं। बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमाओं में जो आते हैं, बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमा है, पहला है आओ, दूसरा है यूरोपा, तीसरा है गैनेमीड और चौथा इसका चंद्रमा है कैलेस्टो। इनकी खोज 1610 में गैलीलियो ने की थी, इसलिए इनको गैलीलियो चंद्रमा भी कहते हैं। इनका आयतन है पृथ्वी के आयतन की तुलना में 1300 गुना है। फिर बात करते हैं हम शनि की। तो शनि ग्रह की बात करते हैं। जैसे शनि ग्रह, तो शनि ग्रह का जो व्यास है वो है 1,20,660 और शनि को हम बोलते हैं कृषि का देवता। क्या बोलते हैं हम शनि को? कृषि का देवता बोलते हैं। और यहाँ पर इसके मास की बात करें यानी इसके वजन की बात करें तो इसका वजन मिलियन मिलियन टन। और इसके तापमान की बात करें तो इसका तापमान है -185 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम हमें पता नहीं है। और सूर्य से दूरी की बात करें हम, सूर्य से दूरी कितनी है इसकी? 1427 मिलियन किलोमीटर सूर्य से दूरी है। इसकी बात करें तो पृथ्वी और ऊपरी सतह की तापमान वजन। शनि एवं बृहस्पति ग्रह में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। बृहस्पति की भांति इनमें भी हाइड्रोजन और हीलियम की बहुत मात्रा है। इनके वायुमंडल में काले रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। इनके चारों ओर लाखों करोड़ों बर्फ से लिपटी हुई चट्टानों के टुकड़े चक्कर लगाते हैं और जिनसे एक व्रत इनके चारों ओर चक्कर लगाता है वह प्रतीत होता है। यूरेनस की बात करते हैं जिसे अरुण कहेंगे हम। हरित ग्रह या फिर स्वर्ग का देवता कहते हैं अरुण को। हरित जाता है छुट्टी के लिए। जैसे बात करें हम अरुण, तो हम बोलते हैं हरित ग्रह या फिर स्वर्ग का देवता। अगर अरुण के व्यास की बात करें, इसका व्यास कितना है?
तो अरुण का व्यास है यहाँ पर 51,000 है। अगर इसकी वजन की बात करें मिलियन टन इसका व्यास है। तापमान की बात करें तो -214 एकदम हमें पता नहीं है। सूर्य से दूरी की बात करें तो 2870 मिलियन किलोमीटर है सूर्य होता है। वर्ष की बात करें तो 84.01 पृथ्वी के वर्ष के बराबर यहाँ पर वर्ष है। फिर बात करते हैं हम वरुण की, जिसको सागर का देवता कहते हैं वरुण, जिसे नेपच्यून भी हम कह सकते हैं वरुण, सागर का देवता। देवता है वरुण। और वरुण का जो व्यास है वो है 49,528 किलोमीटर। 49,000 इसका व्यास है। अगर इसके वजन की बात करें हम तो इसका मास कितना है? इसका वजन है 10,02,000 मिलियन, यानी कि 1,02,000 है। 1,02,000 1,02,000 मिलियन 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 टन। और इसके तापमान की अगर बात करें, तापमान है इसका -225 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम हमें पता नहीं है। सूर्य से दूरी की अगर बात करें वरुण की, तो सूर्य से दूरी है 4,497 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर सूर्य से दूरी है। और दिन की अवधि की बात करें तो यहाँ पर 19.2 घंटे का क्या है दिन है। और वर्ष की बात करें यहाँ पर 164.79 वर्षों के बराबर एक वर्ष होता है। 164.79 वर्ष। और घनत्व की बात करें, इसका जो घनत्व है 1 kg इक्वल टू यहाँ पर 1.18 kg है। यूरेनस और नेपच्यून को यहाँ पर जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, यानी कि अरुण और वरुण है, दोनों को क्या कहा जाता है? रविवार और सोमवार के हम इसको क्या करते हैं, याद कर सकते हैं कि अरुण और वरुण को यहाँ पर जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। और यह ग्रह हाइड्रोजन, हीलियम और मेथेन से घिरे होते हैं। अब बात करते हैं प्लूटो की, जो कि बौना ग्रह भी कहते हैं और मृत्यु का देवता भी हम प्लूटो को कहते हैं। क्या है प्लूटो? प्लूटो की बात करें, इसको हम क्या, और इसको हम क्या कह सकते हैं? मृत्यु का देवता भी कहते हैं। मृत्यु देवता। इसका जो व्यास है मिलियन टन इसका व्यास है। मुझे पता नहीं है। सूर्य से दूरी की बात करें, सूर्य से दूरी है 5900 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से दूरी है। और वर्ष की बात करें, यहाँ पर जो वर्ष है पृथ्वी के 248 पॉइंट, और घनत्व है इसका। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि जैसे प्लूटो है, ग्रह हमने देखे हैं, दो औसत दूरी सूर्य से हमने देखी है। इनका परिक्रमण अगर हम देखें, जैसे बुध का जो परिक्रमण है वो कितने दिन का है, कितने दिन के बराबर वो टाइम लेता है, उनका एलिप्टिकल झुकाव क्या है, उनकी ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो हम देखेंगे यहाँ पर, यानी उनका कक्षीय गति क्या है। तो सौरमंडल के सारे ग्रह हम एक साथ देख लेते हैं एक बार और इनकी जो स्पीड वगैरह है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले तो हम देखते हैं इनका परिक्रमण कितना है, परिक्रमण। उसके बाद में इनका हम देखेंगे इलेक्टिव, यानी कि इक्लिप्टर जो झुकाव है, इनक्लिप्टर यानी इंक्लाइनेशन ऑफ इन
इक्लिप्टिक। तो इक्लिप्टिक यहाँ पर झुकाव हम देखेंगे। इक्लिप्टिक झुकाव हम यहाँ पर देखेंगे। और एक हम देखेंगे कक्षीय गति। कक्षीय गति तो सबसे पहले सौरमंडल में हम देख लेते हैं बुध। बुध है और इसकी सूर्य से दूरी भी हम देख लेते हैं। 10 लाख किलोमीटर के आसपास हम देख लेते हैं, यानी मिलियन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी तो जैसे बुध की सूर्य से दूरी है 58। बुध के बाद में आ जाता है हमारे पास में, जैसे हमने 4 ग्रह अंदर वाले हम देख लेते हैं। बुध है और शुक्र है, यानी अंदर वाले हम और अंदर वाले ग्रह। अब बाहर वाले 4 ग्रह हम लिख देते हैं। बाहर वाले हम स्टार्ट कर देते हैं किससे? रविवार से, शनिवार से स्टार्ट कर देते हैं हम। यानी शनिवार या फिर हमारा क्या रह गया, गुरुवार रह गया। तो सबसे पहले गुरुवार से स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में शुक्र आएगा यहाँ पर, तो शनि आ जाएगा। और शनि के बाद में 2 हमारे रवि और सोम रह जाएंगे। रवि को हम बोल देंगे अरुण और सोम को बोल देंगे हम वरुण। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए, 8 ग्रह हो गए। अब सबसे पहले देखते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की जो सूर्य से दूरी 228 मिलियन किलोमीटर। अगर मंगल ग्रह की परिक्रमण की बात करें, इक्लिप्टिक जो झुकाव है, इक्लिप्टिक झुकाव, इक्लिप्टिक झुकाव जो है मंगल ग्रह का, वो है 1 डिग्री एंड 51 डैश। ये इलेक्ट्रिक यानी इक्लिप्टिक झुकाव है। कक्षीय गति की अगर बात करें यहाँ पर कितने, 24.1, ये कक्षीय गति है। इसी तरीके से हम बुध की बात कर सकते हैं। बुध का है सूर्य से दूरी 58, यानी 58 मिलियन किलोमीटर। और अगर हम परिक्रमण की बात करें बुध की, तो मतलब चक्कर लगाने में सूर्य के। और यहाँ पर क्या होगा, जिसको जो इसका इक्लिप्टिक जो झुकाव है, इक्लिप्टिक झुकाव यहाँ का 7 है, यानी 7 डिग्री के आसपास है पूरा कंप्लीट। और इसकी कक्षीय जो वेलोसिटी है, कक्षीय गति, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी की, पृथ्वी है किलोमीटर, और यहाँ पर इक्लिप्टिक झुकाव की बात करें तो इक्लिप्टिक झुकाव है यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने 28 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। और इसकी जो कक्षीय गति है वो है 29 20 दिन में ये अब सूर्य का चक्कर लगा पाता है। और इसका इक्लिप्टिक जो झुकाव है वो है 3, जो इसकी कक्षीय गति है किसकी, शुक्र की, वो है यहाँ पर 35 इसकी कक्षीय गति। अब बात करते हैं बृहस्पति की, बड़ा ग्रह है, तो इसका क्या है डिस्टेंस है, वो यहाँ पर 700 कितना है, 778
मिलियन किलोमीटर इसका डिस्टेंस है सूर्य से। और परिक्रमण कितने लगाता है सूर्य के? एक चक्कर लगाता है ये सिर्फ 12 वर्ष के अंदर एक चक्कर लगाता है, 12 वर्ष में चक्कर लगा पाता है। और इसका जो इक्लिप्टिक एंगल है वो है 1, और इसका जो फिर हम बात करते हैं शनि की। जैसे शनि है यहाँ पर कितना है, इसका 27 मिलियन किलोमीटर। इक्लिप्टिक एंगल है वो है 2, और इसकी जो कक्षीय गति है उसकी बात करें तो 9.6 इसकी कक्षीय गति है। फिर बात करते हैं अरुण की। अरुण है इसका सूर्य से जो औसत दूरी है वो है 2000, और इसकी परिक्रमण दिन है, यानी परिक्रमण के जो दिन है यानी 165 दिन। अरुण की बात कर रहे हैं तो अरुण यहाँ पर 84 वर्ष के अंदर चक्कर लगा देता है, 165 दिन की नहीं है, यहाँ पर क्या है 84। है वो है 0 डिग्री है। वरुण का सूर्य से औसत दूरी है वो है 4498 मिलियन किलोमीटर। 165 वर्ष में ये सूर्य का चक्कर लगा पाता है। और इसका जो इक्लिप्टिक एंगल है वो यहाँ पर है 146, और इसकी कक्षीय गति है यहाँ पर 5.8 है, 5.4 है, 5.8 नहीं है, 5.4। प्लूटो की बात करें, प्लूटो का जो सूर्य से दूरी है वो कसाफ से दूर है प्लूटो, यानी 5900 मिलियन किलोमीटर। परिक्रमण की बात करें तो परिक्रमण इसका 200। इक्लिप्टिक झुकाव है वो है। अब इसकी सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो सूर्य की दूरी से अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बुध से। तो इसको ऐसे नंबर डाल देते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सूर्य से अगर हमें दूरी याद रखनी है तो इनके नंबर को इस तरीके से लिख देते हैं हम, जाएगा 2 नंबर पर। फिर हम बात करें कि बुध के बाद में आता है शुक्र का नंबर। शुक्र कितने नंबर पर आ रहा है? 4 नंबर पर शुक्र। शुक्र के बाद में आती है पृथ्वी का नंबर। पृथ्वी कितने पर आ रही है? 3 पर आ रही है। पृथ्वी के बाद में आता है मंगल का नंबर। मंगल कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। तो 2 4 3 1, ये तो हो गया अंदर वाले, यानी 2 4 3 1। अच्छा, मंगल से हम स्टार्ट करेंगे और फिर बात करें यहाँ पर बृहस्पति। फिर बृहस्पति के बाद में शनि का नंबर है तो 6 आ जाएगा। फिर वरुण का नंबर है तो 8। ये तो क्लियर है, लेकिन हमारा सीक्वेंस यहाँ पर चेंज होता है। इसमें 4 3 2 1 की जगह 2 को हम आगे लिख देंगे, बाकी हम सेम रख देते हैं 4 3 2 1, यानी कि हमारा सीक्वेंस है। इधर तो 5 से 6 5 6 7 8 9 हो रहा है, और इधर यहाँ रिवर्स वैसे चलेंगे है। और हमें स्टार्ट करना है कभी भी सौरमंडल के ग्रह है मंगल से स्टार्ट करना है, तो ये सीक्वेंस होगा। अब हम बात करें यहाँ पर ग्रहिका के बारे में, यानी ग्रहिका क्या होती है।
इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्रहिका। जैसे ग्रहिका क्या होती है, जिसको हम एस्ट्रॉयड भी बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर करोड़ों छोटी ग्रहिकाएं मंगल एवं बृहस्पति ग्रह का के मध्य परिक्रमा करती रहती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या आता है, बुध आ जाता है। तो बुध को छोड़ करके बाकी जो उसके चक्कर लगाती रहती हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारी ग्रहिकाएं चक्कर लगाती रहती हैं। और कभी कभी ये ग्रहिकाएं टूटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और पृथ्वी पर भी आ गिरती हैं। अब बात करते हैं हम धूमकेतु को, जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं, कॉमेट्स। धूमकेतु, धूमकेतु क्या होता है? तो सौर मंडल में जो पुच्छल तारे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं, ये आश्चर्यजनक खगोल पिंडीय माने जाते हैं। जमी हुई गैसों से बने धूमकेतुओं की तुलना में बर्फ की गेंदों से, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, जमी हुई गैसों से बने धूमकेतुओं की तुलना किससे की जाती है, बर्फ की गेंद से की जाती है। बहुत से धूमकेतु क्या करते हैं, दीर्घ मार्ग में परिक्रमा करते हैं, यानी कि इलोगेटेड ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु जब शनि की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो यह नजर आने लगते हैं। जैसे हेली धूमकेतु है, बड़े धूमकेतुओं में से एक है, और हर 76 वर्ष के पश्चात यह पृथ्वी की कक्षा में, यानी कि पृथ्वी की कक्षा से ये गुजरता है हर 76 वर्ष के बाद में। तो ये धूमकेतु है। यहाँ पर अगर इनका सेक्शन हम देखें कि किस तरीके से ये धूमकेतु हैं गुजरते हैं, तो इसमें जो गैसेज होती हैं, जैसे हमारा ये सूर्य है, और धूमकेतु क्या होगा, इसमें जैसे यहाँ पर एक डॉट होगा, ये कॉमा है इस तरीके से, और ये धूमकेतु इस तरीके से यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक सेक्शन बनाते हैं ये, यानी इसका लार्ज व्यू है धूमकेतु का ये। यहाँ पर इसमें क्या होंगी, डस्ट होंगी, इस टेल में क्या होंगी, डस्ट होंगी, यानी कि धूल भरी होगी यहाँ पर। और ये किसकी तरह काम करेगा धूमकेतु, एक तरीके से बर्फ की गेंद से इनकी तुलना की जाती है, जमी हुई यहाँ पर गैसें होती हैं। और यहाँ पर जैसे कि हम बात करें, इस तरीके से एक और निकल जाएगी इसमें सेक्शन, यहाँ पर क्या होंगी, आयनाइज्ड गैसें होती हैं, आयनाइज्ड गैस होती है। और यहाँ पर ये कहलाता है हमारा कॉमा प्लस, ये कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सूर्य के चारों ओर जिस तरीके से चक्कर लगाता है, यानी कि धूमकेतु मान लो यहाँ पर है धूमकेतु, और इसका ये क्या बताया गया है, ये लार्ज पॉइंट बताया गया, यानी ये इसका क्या है, लार्ज व्यू बताया गया है, इसको खोल करके यहाँ पर बताया गया है। और ये सूर्य के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाएगा, ये ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, तो यहाँ से ऑर्बिट से भी गुजरेगा, यानी पास से गुजरेगा ये धूमकेतु। और कई बार क्या, 76 वर्ष में एक बार ये पृथ्वी की कक्षा में भी प्रवेश करता है या गुजरता है। अब बात करते हैं हम उल्का की। उल्का क्या होते हैं, उल्का, उल्का पिंड तीव्र गति से अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। उल्का पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण यह जलकर चमकने लगते हैं, और जलने के पश्चात यह राख में बदलकर धरती पर बिखर जाते हैं। सामान्यतः इनको हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार भी कहते हैं। हम ये जो उल्का पिंड है, उल्का को हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। अब बात करते हैं उल्का पिंड की। उल्का और उल्का पिंड अलग अलग चीज है। यहाँ पर उल्का पिंड क्या होता है, अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु पृथ्वी के धरातल पर गिरती है तो उल्का पिंड वो कहलाती है। कोई भी वस्तु हो अंतरिक्ष से अगर गिरेगी पृथ्वी के धरातल पर तो वो उल्का पिंड ही कहलाएगी, उल्का पिंड उसको नाम हम देंगे।
ये उल्कापिंड चट्टानों के टुकड़े हो सकते हैं, राख हो सकता है, निकेल लोहे आदि के बने हो सकते हैं। विश्व में उल्कापिंड गिरने से यहाँ पर अरिज़ोना राज्य में एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया था। कहा जाता है कि 1300 मीटर गहरा यह क्रेटर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व बना था। और कहाँ पर गिरा था उल्कापिंड? अरिज़ोना राज्य में गिरा था ये। अरिज़ोना राज्य में ये गिरा था। और 1300 मीटर गहरा यहाँ पर क्या बन गया था? क्रिएटर बन गया था 1300 मीटर गहरा। फिर बात करते हैं हम मौसम के बारे में, यानी मौसम जो बनते हैं किस तरीके से बनते हैं, सौरमंडल की क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है मौसम के अंदर, वो हम बात करेंगे। मौसम, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी होती है। अगर पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी है अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। उसी के अनुसार मौसम की हम चर्चा करेंगे। तो मौसम के लिए हम क्या करेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या बना देते हैं, रिलेशन बना देते हैं। जैसे कि सेंटर में हम रख देते हैं सूर्य, यहाँ पर रख दिया हमने सूर्य। अब क्या होगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर है, 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है। तो इसमें चार स्थितियां, हम पृथ्वी की पहली स्थिति, चार स्थितियां बनाई है पृथ्वी की। अब चार स्थितियों के अकॉर्डिंग बात करें हम, सबसे पहले इनका जो रेशियो हम देख लेते हैं, यानी साइड कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री यहाँ पर झुका देते हैं। जैसे ये है यहाँ पर, ये लाइन इस तरीके से होगी, तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक बार यहाँ पर इसको डिनोट करने के लिए इसको यहाँ पर इस तरीके से दिखा देते हैं, ताकि ये घूम कर जाएगी तो हमें पता रहे। अब ये का यही सेक्शन है यहाँ पर, ये क्या होगा, यहाँ पर जाएगा पृथ्वी के घूम करके। अब यही सेक्शन इधर आएगा, तो यही सेक्शन है यहाँ पर इधर आ जाएगा, और यही सेक्शन घूमकर अगर इधर आएगा तो हम कह सकते हैं ये वाला जो सेक्शन है वो घूमकर पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो चेंज होते रहते हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि जून के महीने में जब वह उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, जब भी पृथ्वी का है जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध है सूर्य के सामने होता है। तो बात करते हैं हम महीनों की। महीना हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम मार्च से स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये है मार्च, तो मार्च 21 है ये, तो इसको लिख देते हैं हम मार्च 21। मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल। तो अप्रैल और मई, 2 महीनों को हम छोड़ देंगे यहाँ पर। और जैसे मार्च 21, मार्च से हमने स्टार्ट किया, या गर्मी के दिनों से स्टार्ट कर लेफ्ट साइड से, जून, यानी जून 21 के अकॉर्डिंग ये कंडीशन है। जून के बाद में जुलाई अगस्त को छोड़ देंगे, 2 महीने को हमने छोड़ दिया, तो आ गया सितंबर। तो ये आ गया सितंबर 21। फिर सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर को छोड़ दिया हमने, और फिर क्या आ गया, दिसंबर। और दिसंबर के बाद में जनवरी फरवरी को छोड़ दिया हमने, तो क्या आ गया, मार्च 21। तो इस तरीके से तो हमारे क्या आ जाएंगे, ये नंबर आ जाएंगे, यानी जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च। अब बात करते हैं 21 जून की बात कर रहे हैं हम। 21 जून को क्या होता है, जून के महीने में जब उत्तरी गोलार्ध है सूर्य के सामने रहता है, तो ये उत्तरी गोलार्ध है यहाँ का नॉर्थ पोल, यानी कि ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है। और ये हमारा नीचे ये क्या होगा, साउथ है ये उत्तरी गोलार्ध। तो जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने रहता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा होगी उस पर लंबवत पड़ेंगी। कर्क रेखा किस तरीके से, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है।
यानी एक्सिस की बात करें यहाँ पर, तो एक्सिस जैसे यहाँ पर 23.5 डिग्री की झुकी होगी इस पर, ये है हमारी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर ये रेखा है, इस पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं कर्क रेखा पर। अब 23.5 डिग्री हमारा नॉर्थ हो गया कर्क वाला, और 23.5 डिग्री साउथ होता है हमारा, बीच में क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और ये हमारा हो गया 23.5 डिग्री साउथ, और ऊपर वाला हो जाएगा कर्क रेखा वाला 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश पर क्या होती है, कर्क रेखा होती है, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होगा। और 6 महीने के पश्चात हम बात करते हैं दिसंबर की। 6 महीने यही रहता है दिसंबर। और दिसंबर में क्या होता है, 6 महीने के बाद दिसंबर में सूर्य की किरणें हैं मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो अब क्या है, मकर रेखा आ जाएगी। तो जो किरणें यहाँ पर थी घूम करके ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी घूम करके चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर मकर रेखा आ जाएगी। मकर रेखा किस तरीके से आ जाएगी, ये नीचे वाला हमारा साउथ पोल, यानी 23.5 डिग्री साउथ पोल पर, और ये होगा। तो यहाँ पर तो बात कर रहे हैं, यानी सर्दी है यहाँ पर। तो 6 महीने के बाद जो दिसंबर में सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दिसंबर के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है, गर्मी का मौसम हो जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में है सर्दी का मौसम हो जाता है। तो मौसम बदलने के यहाँ पर कितने कारण हैं, टोटल 5 कारण हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, दोबारा से इधर इधर जाएंगे हम, फिर इधर से इधर जाएंगे, फिर यहाँ पर ये घूमते रहेंगे सूर्य के चारों तरफ। तो पहला कारण क्या है, परिक्रमण। मौसम बदलने का पहला कारण है यहाँ पर परिक्रमण। मतलब कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, इसमें कितने दिन लगते हैं परिक्रमण में, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में 365.25 दिन लगाते हैं। ये पहला कारण है मौसम बदलने का। दूसरा कारण है घूर्णन, जो पृथ्वी खुद घूमती रहती है, उसकी वजह से भी यहाँ पर मौसम बदलता रहता है। यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसकी गति है विषुवत रेखा पर कितनी होती है, 1675 किलोमीटर प्रति घंटा होती है अपनी, यानी विषुवत रेखा पर इसकी गति कितनी होती है, 1675 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फिर तीसरा कारण है यहाँ पर झुकाव, यानी टिल्ट है 23.5 डिग्री, वो भी यहाँ पर कारण। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री कोण के साथ झुकी हुई है, वो भी परिवर्तन का कारण है मौसम में। चौथा है धुरी। धुरी का मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक कोण पर झुकी रहती है, तथा ध्रुव तारा सदैव उत्तरी ध्रुव पर ही रहता है। तो ये भी एक कारण है कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी ध्रुव पर रहता है, और अपनी धुरी पर ये सदैव एक कोण पर झुकी रहती है, जिसकी वजह से भी मौसम में परिवर्तन होता है। और पांचवा कारण है यहाँ पर गोलाई, यानी पृथ्वी की आकृति एक जियोइड के समान है, यह पूर्ण रूप से वृत्ताकार नहीं है, इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या होता है, मौसम में बदलाव आता है। अब वार्षिक गति की बात करें, यानी उत्तरी गोलार्ध से क्या होता है, जैसे दिसंबर 21-22 की बात करते हैं हम, यहाँ पर दिसंबर में मकर संक्रांति आती है। मकर संक्रांति यानी कि हमारा जो मकर रेखा है वो दक्षिणी अक्षांश में होगी। मकर रेखा यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश में है मकर संक्रांति में। फिर एक एक मार्च में आ जाते हैं हम, 20-21 मार्च के आसपास। इसमें क्या आ जाती है, यहाँ पर बसंत ऋतु आ जाती है, यानी बसंत ऋतु आ जाता है, और विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर चली जाएगी यहाँ पर। तो बसंत रेखा में विषुवत रेखा 0 डिग्री पर चली जाएगी, यानी विषुवत रेखा आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर किसका रोल है, विषुवत रेखा का। और यहाँ पर कौन सी रेखा चली जाएंगी, यहाँ पर बसंत ऋतु आ जाएगी।
फिर हम बात करें 20 से 21 जून में आ जाते हैं। जून में क्या आ जाएगा, कर्क संक्रांति आ जाएगी, क्योंकि कर्क रेखा का रोल आ जाता है यहाँ पर, और 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा रहेगी। फिर चौथे नंबर सितंबर पे आ जाते हैं हम। सितंबर में क्या आ जाती है, सर्दी स्टार्ट हो जाती है, यानी शरद काल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर शरद शरदकालीन यहाँ पर क्या हो जाती है, शरदकालीन विषुवत। और यहाँ पर भी विषुवत रेखा 0 होगी। यहाँ पर विषुवत रेखा है, ये बसंतकालीन है, और यहाँ पर शरदकालीन विषुवत रेखा हो जाएगी। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर चंद्रमा की बात करते हैं। अब जैसे पृथ्वी की बात कर ली हमने, उसी तरीके से हम किसकी बात करेंगे, चंद्रमा की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे चंद्रमा की। जैसे चंद्रमा की अगर बात करें तो हमारा जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सूर्य है, ये, और इधर हम मानेंगे क्या, पृथ्वी। ये हमारे यहाँ पर है पृथ्वी, और चंद्रमा इनके बीच में घूमेगा। ये हमारी क्या है, पृथ्वी। अब चंद्रमा को इनके बीच में घूमना है, तो जैसे क्या होगा, यहाँ पर अगर चंद्रमा आएगा, अगर चंद्रमा इस जगह पर आता है तो यहाँ पर होगा फुल मून, यानी कि पूर्ण चंद्रमा यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा रहेगा इस जगह पर, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि चौथा हिस्सा यहाँ पर, फर्स्ट क्वार्टर। नया चंद्रमा है यहाँ पर। सेकंड क्वार्टर को छोड़ दिया तो थर्ड क्वार्टर आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर, थर्ड क्वार्टर। तो ये चंद्रमा की स्थितियां बताई गई हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों और खोज कार्यों के पश्चात चंद्रमा के बारे में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, जिसका व्यास है 3470 किलोमीटर है। चंद्रमा पर करोड़ों ज्वालामुखी हैं, जो आकार में छोटे गड्ढे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर व्यास के हैं। चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में मंद गति से अपनी धुरी पर घूमता है। इसको अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 27 दिन लगते हैं इसको अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में। क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग इतना ही समय लगता है, इसलिए चंद्रमा का एक भाग ही पृथ्वी से यहाँ पर नजर आता है। एक पूर्ण चंद्रमा से दूसरे पूर्ण चंद्रमा के बीच 29.5 दिनों का अंतर होता है। तो एक पूर्ण चंद्रमा से अगर हम कहें कि दूसरा पूर्ण चंद्रमा आता है, तो महीने की जो बात होती है यहाँ पर, वो कितने दिन की होती है, 29.5 दिन का एक महीना होता है, एक चंद्रमा से दूसरा चंद्रमा आने में। एक महीने के अलग अलग दिनों में चंद्रमा की आकृति भी अलग अलग दिखाई देती है, जिनका मुख्य कारण चंद्रमा और पृथ्वी की पारस्परिक बदलता स्थान है। चंद्रमा के इन बदलते स्वरूपों को हम क्या कहते हैं, चंद्रकलाएं कहते हैं। इसलिए 8 चंद्रकलाएं बताई गई हैं। 4 तो हमने यहाँ पर दे दी, और 4 और होती हैं। 4 जैसे कि एक पांचवी यहाँ पर होगी, इसको हम बोलेंगे गिब्सन मून। एक यहाँ पर होगी छठवीं, इसको भी हम गिब्सन मून बोलते हैं। एक सातवीं यहाँ पर होगी, 8 कलाएं बताई गई हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3, चंद्रमा की 8 कलाएं होती हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो क्या कहती है, और उससे हमें क्या पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा,
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर बात करते हैं। कोई भी स्थान जो क्या हो, ग्रीनविच से 180 पश्चिम में स्थित है, उसका समय ग्रीनविच के समय से 12 घंटे पीछे होता है। और कोई भी स्थान जो 0 से 180 डिग्री पूर्व में है, उसका स्थान 12 घंटे आगे होगा। जैसे कोई मुसाफिर अगर पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री को पार करता है, तो उसका एक दिन यहाँ पर छोड़ देना पड़ता है। इसके विपरीत यदि कोई मुसाफिर पश्चिमी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, तो एक दिन उसे बढ़ाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय क्षेत्र को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम किस में समझेंगे, इसके अंदर समझेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। यानी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है क्या है, पश्चिमी गोलार्ध क्या है, पूर्वी गोलार्ध क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश पर हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेखा होती है। तो 0 डिग्री अक्षांश हमारा कहाँ से गुजरेगा, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है हमारी यहाँ से गुजरेगी, यानी अफ्रीका का ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लगभग लगभग हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है गुजरेगी। ऐसे हम मान सकते हैं ये 0 डिग्री रेखा है, ये हमारी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी कि ये हमें ग्रीनविच रेखा के बारे में बताएगी। अगर हम यहाँ पर उत्तरी अक्षांश से बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा बताया गया है कि ये वाला सेक्शन है पूरा, यहाँ से अगर इधर जाते हैं, जैसे गोल पृथ्वी है, गोल पृथ्वी के रूप में अगर यहाँ से इधर जाते हैं तो हमें टाइम अलग लेना होता है। तो यहाँ से अगर इधर जाएं कर देते हैं, प्लस करते जाते हैं टाइम को, +1 +2 +3 +4, इस तरीके से प्लस करते जाते हैं टाइम को, समय चेंज होता है। अगर हम बात करें जैसे कि भारत की बात करें, तो भारत में क्या दिखाया जाता है, भारत में +5, इसके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं भारत के अंदर। यानी जब भी हम स्टैंडर्ड टाइम जोन में देखते हैं, कभी भी मैप अगर आपने देखा हो, तो मैप में +5:30 दिखाया जाता है। दिल्ली वाला जो टाइम है वो +5:30 के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि समकक्ष सार्वभौम समय क्या होता है। समकक्ष सार्वभौम समय, उसके बारे में हम बात करते हैं। समकक्ष ये क्या होता है, 1928 में ग्रीनविच समय को यहाँ पर समकक्ष सार्वभौम समय बताया गया है। यानी लंदन का जो समय है यहाँ पर, उसको समकक्ष सार्वभौम समय बताया जाता है। वर्तमान में सभी देशों में सरकारी कामकाज के लिए यहाँ पर यूटीसी समय का इस्तेमाल किया जाता है। यूटीसी समय कहाँ से निकला जाता है, यूटीसी समय पेरिस यानी फ्रांस के प्रसारण समय से यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। यूटीसी में हस्तांतरण किया जाता है। प्रत्येक समय क्षेत्र के मध्य भाग के दोनों ओर यहाँ पर 7.5 डिग्री का अंतराल होता है। जैसे यदा कदा कुछ देशों में समय क्षेत्रों में संशोधन करके सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, ताकि स्थानीय समय की जटिलता को दूर किया जा सके। जैसे चीन के समय क्षेत्र को हम बांट सकते हैं, अलग अलग भागों में चीन के समय क्षेत्र को बांटा गया है। फिर हम बात करें दिन का प्रकाश बचाने का समय क्या है। दिन का प्रकाश बचाने का समय, दिन का प्रकाश विश्व के कुछ देशों में बसंत ऋतु के आते ही अप्रैल के पहले रविवार को
समय को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है और अक्टूबर के आखिरी रविवार को घड़ियों को 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है, ताकि सूर्य प्रकाश से लाभ उठा करके बिजली के उपयोग से बचत की जा सके। इस प्रकार घड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय यानी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग किया जाता है। समय को इस प्रकार यहाँ पर प्रकाश संवेदन करने का आविष्कार है यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। अब दीर्घ व्रत और लघु व्रत के बारे में हम बात करते हैं। दीर्घ व्रत क्या है और लघु व्रत क्या है? दीर्घ व्रत और लघु व्रत के बारे में हम बात करें। क्या होता है? अक्षांश तथा देशांतरों के निर्धारण में दीर्घ व्रत एवं लघु व्रत की यहाँ पर बड़ी भूमिका है। दीर्घ व्रत ऐसे व्रत को कहते हैं जिनका केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के अनुरूप हो, यानी जिनका जो केंद्र है यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र के अनुरूप हो। इनकी संख्या अनंत हो सकती है दीर्घ व्रत की। एक दीर्घ व्रत में प्रत्येक देशांतर रेखा और दीर्घ व्रत की आदि होती है। कोई भी दीर्घ व्रत है उसमें प्रत्येक देशांतर रेखा है, वो दीर्घ व्रत की क्या होती है? आदि होती है। एक चपटे कागज पर बने चित्र पर हवाई जहाजों की मार्ग सीधी रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है और दीर्घ व्रत को छोड़कर अन्य सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई विषुवत रेखा से ध्रुव को घटती चली जाती है, जिस कारण से ये लघु व्रत कहलाते हैं। तो दीर्घ व्रत क्या होते हैं और लघु व्रत क्या होते हैं? इन लघु व्रतों को केंद्र के अनुरूप नहीं होता है, यानी इन लघु व्रतों का केंद्र है पृथ्वी के केंद्र के अनुरूप यहाँ पर नहीं होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर किसकी? दीर्घ व्रत की बात करें, जैसे हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है हमारी। अब इस पृथ्वी में केंद्र से ऊपर वाले हिस्से से काटते हैं तो ऊपर वाले हिस्से से इस तरीके से कटते जाता है, तो ये केंद्र से दूर जाते हैं वाला कहलाता है हमारा। इस लघु कहलाएंगे, लघु व्रत कहलाती है हमारी। और अगर इनको पृथ्वी के समांतर चलें, जैसे पृथ्वी हमारी झुकी हुई रहती है, दूसरी इस तरीके से पृथ्वी के समांतर हैं, तो ये कहलाती है हमारी दीर्घ व्रत। जो इस कलर में दिखाई गई है वो कहलाती है हमारी दीर्घ व्रत। और इसमें ये जो सेंटर वाली लाइन कहलाती है। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें हम, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण ऊपर जाते हैं तो ये हो जाएगा। तो विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के मध्य से पश्चिम से पूरब की ओर ये खींची जाती है, यहाँ जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। और इसके उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जिस तरीके से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हैं, उसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, पृथ्वी को इसको काटने के लिए हम इसको दो भागों में ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो इसमें दो भाग तोड़ते हैं तो वो कहलाते हैं पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है।
किस हिसाब से ये चेंज होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिवाइड किए जाते हैं, ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? अब हम बात करें कि पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की ओर 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर के बराबर दो भागों में बांटा जाता है। तो ये जो लंबी लाइनें कहलाती हैं, ये देशांतर के लिए काम आती हैं, और ये जो पैरेलल लाइन है यहाँ पर, ये वाली लाइन है, ये हमारी अक्षांश के काम आती है, अक्षांश। तो यहाँ पर इस प्रकार विभाजन से पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में यहाँ पर विभाजित किया जाता है। ग्रीनविच जो बात है, 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन से और 180 डिग्री पूरब तक पूर्वी गोलार्ध तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम तक पश्चिमी गोलार्ध यहाँ पर होता है। यानी 180 डिग्री से पश्चिम तक यहाँ पर पश्चिमी गोलार्ध, 0 डिग्री से यहाँ पर 180 डिग्री तक पूर्वी गोलार्ध होता है। अब बात करते हैं थलीय गोलार्ध एवं जल गोलार्ध की बात करते हैं। ये क्या होता है? थल गोलार्ध और जलीय गोलार्ध। थलीय गोलार्ध और जल गोलार्ध, ये क्या होते हैं? थल और जल के आधार पर भी पृथ्वी को दो गोलार्धों में यहाँ पर विभाजित किया जाता है। विषुवत रेखा से उत्तर उत्तरी गोलार्ध में थलीय भाग अधिक है, इसलिए इसको हम थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध को हम क्या कहते हैं? इससे जो इधर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यानी इस चीज से ऊपर वाला पार्ट है वो थर्ड, और इसको हम थलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ज्यादा यहाँ पर थल का भाग है, और जबकि इसके विपरीत अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में बात करें, जल का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको दक्षिण वाले भाग को हम क्या कहते हैं? जल गोलार्ध कहते हैं। एक होता है हमारे पास जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस बोलते हैं इसको, इसके बारे में बात करते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सिस्टम का आविष्कार है 1970 में सुरक्षा और सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया था। इसमें पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मानव के द्वारा 2437 उपग्रहों की सहायता से किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर का निर्धारण किया जाता है। इसके द्वारा किसी स्थान का निर्धारण सेंटीमीटर की शुद्धता तक किया जाता है। इस विधि में पॉकेट रेडियो के आकार का एक यंत्र होता है, जिसमें 3 कृत्रिम उपग्रह की सहायता से शुद्ध रूप से अक्षांश और देशांतर को निर्धारित कर दिया जाता है। आजकल इस यंत्र का उपयोग जहाजरानी, भूमि सर्वेक्षण, राजमार्गों, खनन, संसाधनों के मानचित्र तैयार करने में और पर्यावरण से संबंधित परियोजना तैयार करने में होता है। भूगोल में इस विधि का विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी सहायता से मानचित्र बनाने और स्थानों का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे भू आकृति विज्ञान के बारे में, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरीके से है, किस तरीके से ज्वालामुखी आते हैं, किस तरीके से भूकंप आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।